बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टेक्स चैनल के आज के लेक्चर में तमाम हाज़रीन को खुश आमदीद। लेक्चर का बाकायदा आगाज़ हम तिलावत कुरान पाक से करते हैं। मोहम्मद अली अवान एडवोकेट से गुजारिश करूँगा आएँ तिलावत कुरान पाक से सेशन का बाकायदा आगाज़ करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर्रहमानुर्रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैर। ये थे मोहम्मद अली अवाना एडवोकेट तिलावत कुरान पाक से हमारे दिलों को गरमा रहे थे। सेशन को आगे बढ़ाने से कबल तमाम हाज़रीन से गुजारिश है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफ़ा दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लें। जैसा कि आपके इल्म में है कि इनकम टैक्स रिटर्न के एक एक पोर्शन के ऊपर डिटेल से हम सर मंशा सुखेरा साहब से रहनुमाई ले रहे हैं। इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो एडवांस टैक्स दौरान साल हमारे कोलेक्ट या विदहेल्ड हुए होते हैं उनके ऊपर सर ने पिछले लेक्चर में हम उसका डिफरेंस और उसके बेसिक हम जो कंसेप्ट हैं उनके मुतल्लिक डिटेल आगाही दी थी। आज सेक्शन वाइज जो है कि कौन कौन से टैक्सेस हैं, वो कौन से एडजस्टेबल हैं, कौन से मिनिमम हैं, कौन से फ़ाइनल हैं, उनके मोड मैनर क्या हैं, पेमेंट मोड्स क्या हैं या बाकी चीज़ें क्या हैं, इस हवाले से आज हम सर से डिटेल रहनुमाई लेंगे। उम्मीद तो यह है कि आज हम सेक्शन 147, 148 इंपोर्ट के रेफरेंस से और 149 सैलरी के रेफरेंस से कवर कर लेंगे और इस पर कोई पोर्शन रह गया तो फिर वो अगले लेक्चर में अकॉर्डिंगली कंटिन्यू रहेगा। तो बिला ताख़ीर में गुजारिश करूँगा सर मंशा सुखेरा साहब से तशरीफ़ लाएँ और सेक्शन 147, 148 और 149 के हवाले से हमें तफसीली रहनुमाई दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पाकिस्तान टैक्स चैनल, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है कि एडवांस टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स और कलेक्शन ऑफ टैक्स बाय द होल्डिंग एजेंट, तो उसमें फ़र्स्ट पार्ट जो था हमारा एडवांस टैक्स पेमेंट बाय द टैक्स पेयर। तो इसमें जो सेक्शन है वो डील करता है 147। तो 147 में फर्स्ट इसके कोई टोटल 10 सब सेक्शंस हैं। कुछ फर्स्ट सेक्शन जो डील करता है कि अप्लीकेबिलिटी और नॉन अप्लीकेबिलिटी, ये एडवांस टैक्स किस पे अप्लीकेबल है किस पे नहीं है। आगे फिर ऑनवर्ड कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी है और उसकी क्वार्टरली डिटर्मिनेशन है, फिर डेट ऑफ पेमेंट्स है, फिर उसके बाद फिर कोई एस्टिमेशंस हैं। अगर आपकी लायबिलिटी अगले साल की पिछले साल से ज़्यादा है तो आप एस्टिमेट देते हैं तो उसको किस तरह पेमेंट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है। या आपकी लायबिलिटी कम है तो उसके आप एस्टिमेट दे सकते हैं, तो रिवाइज एस्टिमेट के मुताबिक फिर आपने पेमेंट करना है। उसमें एस्टिमेट कम हो जाए 80% ये या जो लिमिट लगाई होगी तो फिर उसमें डिफ़ॉल्ट चार्ज अगर विद इन दैट हैं तो वो फिर आपको जो डिफ़ॉल्ट चार्ज है अंडर सेक्शन 205 फिर नहीं लगेगा। इसी तरह कुछ फर्स्ट ईयर है तो उसमें फिर आपकी कोई टर्नओवर बेसिस है या अदरवाइज बेसिस हैं तो उनको भी काउंट फार करते हैं, मतलब पिछला साल नहीं है। अदरवाइज तो जनरल ये है कि पिछले साल वाली बेस जो है, जो असेस टैक्स है, लायबिलिटी है जो आपका पिछले साल में, उस बेसिस पे अगर नहीं भी है तो उसके लिए है। फिर उसके बाद है कि वो जो आप पे करेंगे ये इसको एडजस्टेबल टैक्स है, आपने कहाँ इसको एडजस्ट करना है। जो आपकी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी है अगर असेस हो जाए तो आपको रिफंड मिलना है। तो ये सेक्शन 10 तक है। तो रेलिवेंट हम सारे सेक्शन बारी बारी फिर आज देखते हैं ताकि उसकी अप्लीकेबिलिटी, नॉन अप्लीकेबिलिटी,
कंप्यूटेशन, एस्टिमेशंस और ऑनवर्ड। और डिफरेंट सेक्टर में अगर कोई है, जैसे आजकल वो डेवलपमेंट और रियल एस्टेट डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन के लिए एक सब सेक्शन डाला है, तो उसके रेफरेंस से हम देखेंगे। तो सारे सब सेक्शन जितने हैं 10, तो उन सारों को हम देख लेते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 2, एवरी टैक्स पेयर हुज इनकम फॉर द वाज चार्जेबल फॉर द लेटेस्ट ईयर अंडर दिस ऑर्डिनेंस और लेटेस्ट असेसमेंट ईयर अंडर रिपील ऑर्डिनेंस अदर दैन। तो इसकी अप्लीकेबिलिटी है। तो फर्स्ट में ये है कि ये वाली इनकम जो है जिसकी ये है, इस पे वो अप्लीकेबल नहीं होगा। तो फर्स्ट है इनकम चार्जेबल टैक्स अंडर द हेड 567। 567 जो है ये नॉन रेजिडेंट के हैं, जैसे कि रॉयल्टी है वो है, या शिपिंग बिजनेस नॉन बिजनेस का है, या एयर ट्रांसपोर्ट बिजनेस है। तो उस सिचुएशन ये देख लें 567 ताकि साथ देख लें। इंडेक्स में है टैक्स ऑन डिविडेंड है। तो डिविडेंड की जिसकी होली सोली इनकम है, तो उस बेस पे जो टैक्सेशन होगी तो उस पर वो अप्लीकेबल नहीं हो। उसके बाद 6 टैक्स ऑन पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट है, रॉयल्टी शर्टी का है। उसके बाद टैक्स ऑन शिपिंग एंड एयर ट्रांसपोर्ट इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट पर्सन। तो डिविडेंट और आपका पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट, रॉयल्टी एंड अदर सर्विसेज, और उसके बाद शिपिंग एंड रिटर्न। ये 3 सेक्शन की जो होली सोली एक्सक्लूसिव किसी की यही इनकम है, तो उस पर नहीं फिर अप्लीकेबल होगा। क्लियर जी, आगे आ जाए। ये एक्सक्लूडेड होगी जब आप कंप्यूटेशन करेंगे टैक्स लाइबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सेबल इनकम, तो ये वाली इनकम और उसका टैक्स वो एक्सक्लूड कर देंगे। उसके बाद वैसे आप नॉर्मल कंप्यूटेशन करेंगे। क्लियर जी। उसके बाद है इनकम सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ टैक्स सोर्स अंडर सेक्शन 149। तो सैलरी वाली समझ रहे हैं कि सैलरी वाली जिसकी होली सोली सैलरी है, उस पर भी एडवांस टैक्स एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी जो है वो अप्लीकेबल नहीं है। उसका इनकम फ्रॉम टैक्स हैज़ बिन कलेक्टेड अंडर सेक्शन 1 डिडक्टेड कलेक्टेड फॉर विच नो टैक्स क्रेडिट इज अलाउ एज ए रिजल्ट ऑफ सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 68। फाइनल डिस्चार्ज वाले अगर किसी की इनकम जो है वो उसमें फॉल करती है, जैसे एक्सपोर्ट है या वो दूसरे इन चैप्टर में, और जिनमें आपको क्रेडिट वाला जो है नो टैक्स क्रेडिट इज अलाउड एज ए रिजल्ट ऑफ सब सेक्शन 1, तो उस फॉर विच डिडक्शन हो और उसका क्रेडिट ना अलाउ हो, अदरवाइज तो एडजस्ट ऐसे समझ ले वो एडजस्टेबल ना हो, तो नॉन एडजस्टेबल होता है। तो उस सिचुएशन में फाइनल डिस्चार्ज हो तो 168 में आप वो ना लॉसेस क्लेम कर सकते हैं, ना क्रेडिट कर सकते हैं, ना एक्सपेंस कर सकते हैं। तो फाइनल डिस्चार्ज आपकी लाइबिलिटी होती है। तो उस फाइनल वाले में भी ये फिर आपका अगर होली सोली वो है तो उसमें भी अप्लीकेबल नहीं। शैल बी लायबल टू पे द एडवांस फॉर द ईयर इन अकॉर्डिंग विद। तो ये एक्सक्लूसिव है, इनके अलावा बाकी पे फिर होगा। आगे फिर दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू इंडिविजुअल हुज इनकम लेटेस्ट, वो जर्नल सब के लिए है, इंडिविजुअल के लिए भी, एओपी और कंपनी सब के लिए। तो इंडिविजुअल के लिए स्पेसिफिक एक और भी एक्सक्लूजन है, वो बाकी सब के लिए एक्सक्लूजन है, इंडिविजुअल के लिए ये भी एक एक्सक्लूजन इन एडिशन टू दोज एक्सक्लूजन। The section does not apply to individual where the individual latest assessed taxable income excluding income refer to BC ऊपर वाली उसने रेफरेंस दी है, और D ऑफ सबसेक्शन 1 इज लेस देन 1 मिलियन भी। अगर लेस देन 1 मिलियन है, 1 मिलियन है तो लगेगी, लेस देन दैट है तो उसको भी फिर ये एडवांस टैक्स वाला ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं हो। सर लेटेस्ट असेस्ड टैक्सेबल इनकम इससे क्या लेटेस्ट टैक्सेबल जो आप, क्योंकि अब ऑर्डिनेंस जो है, ऑर्डिनेंस में जो अब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो वो डीम टू बी असेस हो जाती है, वो लेटेस्ट असेस होती है। अब 30 जून आपने अगर आपका सितंबर में आपने जब फाइल करते हैं, फाइल से पहले पिछला लेटेस्ट असेस होता है। जैसे आपका टैक्स ईयर चलता है 1 ऑफ जुलाई से
अगले अब जो 24 आ रहा है, ये 1 डे ऑफ जुलाई से लेकर अगले 30 जून तक है। अब जो पहली आपने इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करके जमा करानी है, अगर आपने ये रिटर्न फाइल नहीं की, पिछली है, तो पिछली लेटेस्ट कंसीडर होगी। ठीक है, जिस दिन तक आप रिटर्न नहीं फाइल करते, जिस दिन आपने रिटर्न फाइल कर दी, आप पहला पीरियड जो होगा सितंबर वाला, सितंबर तक अगर आपने फाइल नहीं की तो आपने कंप्यूटेशन किस बेस पे करनी है, जो लास्ट ईयर आपने फाइल की थी, आपके लिए वो लेटेस्ट प्रोसेस थी। अब सितंबर के बाद सितंबर में आपने रिटर्न फाइल कर दी तो अब वो लेटेस्ट नहीं रहेगी, अब आपकी ये लेटेस्ट होगी। और दूसरी बात है, फिर दरमियान में अगर आपकी असेसमेंट होगी तो असेसमेंट हुई है तो वो जो असेसमेंट हुई है वो लेटेस्ट होगी, जो भी लेटर में होगी और असेस डीम्ड हो या अदरवाइज हो उसके मुताबिक आपकी लाइबिलिटी। ठीक है, उनके लेटेस्ट असेस टैक्सेबल, उनके टैक्सेबल ओरिजिनल डीम्ड भी हो सकती है, एक्सपर्ट भी हो सकती है, असेस भी हो सकती है, वो भी हो सकती है। तो टैक्स ईयर कौन सा है जिसकी लेटेस्ट आपके पास आई है, तो आप पुरानी वाली को बेस नहीं फिर बना सकते, जो लेटेस्ट आपके पास होगी अगली इंस्टॉलमेंट उसके मुताबिक कैलकुलेशन होगी। तो इंस्टॉलमेंट की कैलकुलेशन हो सकता है एक आज आपने की है तो ये हो सकता है आपकी असेसमेंट आपने रिटर्न नहीं फाइल की सपोज 2-3 सालों की, तो पिछली जो असेस्ड होगी जिसकी फाइल होगी वो होगी। ठीक है, अगले इस बार पिछली आपने फाइल नहीं की, उससे भी नहीं की, उसने पीछे की हुई है, तो आपकी लेटेस्ट कौन सी हुई, वो पीछे वाली जो लास्ट है। तो इसी तरह आज आपने कर दी है तीनों, तो जो लेटेस्ट है उनमें से जो आई उसके मुताबिक। ठीक है, इस तरह आप टैक्स इनकम मोर देन इसके मुताबिक वो आपकी 1 मिलियन डिटर्मिनेशन हो जाएगी। आगे नेक्स्ट, ये कंप्यूटेशन है एडवांस टैक्स इन केस ऑफ एओपी और कंपनी। कि अब पहले तो आपकी थी अप्लीकेबिलिटी और नॉन अप्लीकेबिलिटी, वो इनकम निकाल देंगे, आप कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, तो ये कंप्यूटेशन के लिए फार्मूला दिया है, वेयर टैक्स पेयर इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन या कंपनी या इंडिविजुअल के लिए अलहदा सबसेक्शन होगा। एओपी इंडिविजुअल के लिए सेपरेट है और इंडिविजुअल के लिए सेपरेट। तो ये कंपनी और एओपी के लिए शैल बी एडवांस टैक्स ड्यू फॉर द क्वार्टर शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द फार्मूला। तो ये फार्मूला क्वार्टर के लिए, ऐसे कहते हैं पिछले साल का लास्ट कैलकुलेट करके उसके 4 कर लें या डायरेक्ट इस फार्मूला लगा लें, A मल्टीप्लाई B/C माइनस D। तो ए द टैक्स पेयर टर्नओवर फॉर द क्वार्टर की आप टर्नओवर लेंगे। ठीक है, और प्रोवाइडेड दैट वे टैक्स पेयर फेल्स टू प्रोवाइड टर्नओवर फॉर द टैक्स ईयर क्वार्टर इज अननोन, इट शैल बी टेकन टू बी 1/4 ऑफ 1 क्वार्टर 100% ऑफ 10% ऑफ द टर्नओवर लेटेस्ट टैक्स ईयर फॉर विच रिटर्न हैज़ बीन फाइल्ड। अगर क्वार्टर की टर्नओवर देता है ठीक है, अगर नहीं दी तो जो पिछले साल की थी टर्नओवर उसको 1/10 से बढ़ा के 1 क्वार्टर कर लेंगे, तो वो वाली फिर ऐसे समझ ले पिछले टोटल की 1/4 करके उसको 10% बढ़ा लेंगे हायर पिछले साल से, और वो आपकी टर्नओवर हो जाएगी। अब बी जो है, बी आपका टैक्स है, टैक्स की और टैक्सेबल इनकम की रेशियो देख लेंगे पुरानी और वो उस टर्नओवर पे लगा देंगे। पिछले साल लेटेस्ट जो था उसमें टैक्स कितना पे किया था, वहाँ टर्नओवर की थी, टर्नओवर वर्सेस टैक्स रेशियो क्या है, तो जो अब टर्नओवर आपने क्वार्टर की है उस पर कैलकुलेट कर लेंगे तो उतना आपका टैक्स क्वार्टर का बन जाएगा। ठीक, उसमें से कोई एडवांस टैक्स को रिफंड आपने विद होल्ड हुए हैं पे किए हैं ड्यूरिंग द क्वार्टर वो लेस कर देंगे तो बाकी। ठीक है, तो उसके बाद बी इज द टैक्स असेस्ड टू द टैक्स फॉर द लास्ट टैक्स ईयर, जो लास्ट टैक्स ईयर का जो आपका टैक्स हुआ है वो है। फॉर द रिमूवल ऑफ इट इज क्लैरिफाइड दैट टैक्स इंक्लूड्स टैक्स अंडर 4C वाला भी उन्होंने ऐड कर दिया। अब जो आपने टैक्स असेस पिछला करना है वो सिर्फ 113 वाला भी 113 सही वाला भी मिनिमम की भी उसमें लेना है साथ, और 4C वाला सुपर टैक्स जो है वो भी लेना है, और ये कॉर्पोरेट टैक्स वाला वो भी लेना है। जो ये एक्सप्लेनेशन रिट्रोस्पेक्टिव होगी कि प्रोस्पेक्टिव होगी? अगर एक बंदे ने 2023 में ये टैक्स नहीं दिया 4C का एडवांस में, 2023 में पेड नहीं असेस्ड है, रिटर्न आप में अगर आपने दिया है नहीं दिया तो उन्होंने कहा इज द टैक्स असेस्ड टू द फॉर द लेटेस्ट ईयर फॉर द रिमूवल इट इज क्लैरिफाइड दैट असेस। अब जब हम असेस की बात कर रहे हैं, अगर आपने नहीं दिया तो असेस नहीं हुआ, लेकिन अदरवाइज है हमने 22 में 4C दिया हुआ है तो उसका पार्ट बनेगा ना। फिर नहीं, क्या 23 में ये अमेंडमेंट आने से पहले क्या हमें 4C देना था एडवांस? अब आपने देखें अब एडवांस टैक्स तो आप फ्यूचर पीरियड का दे रहे हैं जी, तो फ्यूचर में तो ये एग्जिस्ट करती है,
पिछले, हाँ जी 24 का ही आप एडवांस टैक्स दे रहे हैं, बेसिस पिछली है ना, तो उसमें तो ये आ गया हुआ है। अब आप पिछले साल का तो टैक्स नहीं दे रहे, आप किसका दे रहे हैं, 24 अगले साल का, तो 24 से पहले तो ये है, तो आप असेसमेंट आपने करनी है, आप जो लेटर लॉ एग्जिस्ट करता है उसके मुताबिक देनी है ना, वो पिछले साल का देना वो एडवांस है तो उस पर नहीं लगेगी। फिर उसमें आगे पहले हमने एक्सप्लेनेशन पे काफ़ी डिटेल डिस्कस की हुई है कि एक्सप्लेनेशन जर्नली जो होती है वो जो रिट्रांसपेक्टिव होती है, अनलेस कोई राइट हो उसको फैक्ट ना दिया हो या लेजिस्लेटर ने एक्सप्रेसली प्रोवाइड किया हो कि फ्रॉम दिस ईयर है तो उस ईयर से होगा, ठीक है ना। तो यूजुअली जहाँ कोई राइट साइड इफेक्ट हो और रिट्रांसपेक्टिव इफेक्ट ना दिया हो या लैंग्वेज उसको देखते हैं, कुछ में होता है कि ऑलवेज डीम टू बी इंसल्टेड, ऐसी हो तो पीछे से ही आएगी, जहाँ कोई इंटेंशन ज़ाहिर नहीं आती तो फिर प्रॉस्पेक्ट होगी, राइट उसको अफेक्ट करती है। ये तो क्योंकि उसकी है तो अगला साल ही है तो आज तो एग्जिस्ट करती है, तो एग्जिस्ट करती है तो ये अकॉर्डिंगली फिर उस पर अप्लीकेबल ही होगी। पिछले साल हो तो फिर क्वेश्चन आता है कि क्या पिछले सालों पे अप्लीकेबल है कि नहीं, ये तो फ्यूचर पे हम तो कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो 30 जून को आ गई है ना, तो अब 30 जून के जो लॉ है और उसके बाद तो 24 का अगले का कर रहे हैं, तो इसमें अप्लीकेबल होगी उस पर, तो ठीक हो। आगे अगला, सी इज द टैक्स पेड टर्नओवर फॉर द लेटेस्ट टैक्स ईयर। सी और आपकी वो टर्नओवर से डिवाइड किया आपने, रेशियो कैलकुलेट। डी इज द टैक्स पेड इन द क्वार्टर फॉर द टैक्स क्रेडिट इज अलाउड अंडर सेक्शन, जो आपने ड्यूरिंग द ईयर टैक्स क्रेडिट है वो उसमें से लेस हो जाएंगे, ठीक है। पहले आपने पिछला टैक्स लेना है, पिछली टर्नओवर लेनी है, उसका आपने रेशियो कैलकुलेट करनी है, और करंट ईयर जो आपकी टर्नओवर है वो मिल जाए तो उसको वो लगा देना है, वो ना मिले तो पिछले वाली टर्नओवर लेके उसको क्वार्टर करके तो उसको 1/10 बढ़ा लेना है, बढ़ा के तो फिर वो रेशियो लगा देनी है, रेशियो लगा के तो कैलकुलेट होगी आपकी लाइबिलिटी में से आपने जो डिडक्शन हुई है वो आप MIS से इंक्वायरी से वहाँ से देख सकते हैं, जो आपकी हुई है वो आप उसमें से लेस करते हैं, तो बाकी आपकी लाइबिलिटी होगी। लाइबिलिटी आपने फिर पेमेंट कर रही है, तो पेमेंट के लिए वो उसका ईयर इसमें दिया हुआ है, उसको भी AOP इंडिविजुअल का हम देख लेते हैं। उससे पहले इसमें भी एस्टिमेशन है, हायर साइड की एस्टिमेशन है, तो उसके लिए 4 है। Any taxpayer including banking company who is required to make a payment of advance tax in accordance with subsection 4 shall estimate the tax payable for the relevant year at any time before the second installment is due। पहली दिसंबर वाली आगे दिसंबर वाली उस ड्यू से पहले अगर वो एस्टिमेट करना है उसने, in case a taxpayer is likely to be more than the amount that the taxpayer including bank is required to pay under section 4। अगर आप समझते हैं कि इस साल मेरी लाइबिलिटी ज़्यादा होगी, आपने कोई यूनिट लगा लिया, कोई और चीज़ लग गई, कैपेसिटी इनहांस होगी, तो फिर इसके तहत आप जो है अपने एस्टीमेट देंगे हायर वाले, और सेकंड इंस्टॉलमेंट पहली उसी तरह चलेगी, सेकंड ड्यू से पहले आप वो दे देंगे वो हायर वाले, उसके एस्टिमेट दे देंगे, और उसके मुताबिक अगली किस्तें जो है अकॉर्डिंगली फिर उसके मुताबिक देंगे। टैक्स इंस्ट्रक्शन द बैंकिंग कंपनी शैल फर्निश टू द कमिश्नर ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द सेकंड क्वार्टर एंड एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट टैक्स पेबल बाय द टैक्स पेयर इंक्लूडिंग द बैंकिंग कंपनी एंड देयर आफ्टर पे 50% ऑफ द सच अमाउंट बाय द ड्यू डेट ऑफ सेकंड क्वार्टर। जो ड्यू होंगे उसका 50 जो एस्टिमेट किए हैं 50% ड्यू क्वार्टर से पहले दे देंगे, अब सेकंड क्वार्टर ऑफ द ईयर आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ द अमाउंट इफ एनी ऑलरेडी पेड इन टर्म ऑफ सबसेक्शन 4, जो ऑलरेडी आपने पे की है। द रिमेनिंग 50% ऑफ द एस्टिमेट शैल बी पेड आफ्टर सेकंड क्वार्टर इनटू 2, बाकी 2 क्वार्टर बाकी रह गए ना, तो 2 में वो काटेंगे आप उसमें दे देंगे। ये हायर साइड पे जो मैंने कहा था एस्टिमेट AOP इंडिविजुअल में अगर आप समझते हैं तो उसका एस्टिमेट करेंगे और उसका इस प्रोसीजर के मुताबिक फिर उसकी आप पेमेंट करेंगे। क्लियर? अगेन 4AA है, द टैक्स लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 4C 180 शैल आल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल वर्किंग आउट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स अंडर दिस सेक्शन। जो ऊपर भी लिखा हुआ था एक्सप्लेनेशन में कि एक्सप्लेनेशन में ऐड होगी, यहाँ एस्टीमेट में भी इनका भी इफेक्ट लेंगे आप। हायर एस्टीमेट किसी वजह से ज़्यादा लागे हैं तो हायर एस्टीमेट में आप इनका भी इम्पैक्ट लेंगे, 4C सुपर टैक्स का भी लेंगे और आप 113 का भी लेंगे और 113C का कारपोरेट टैक्स जो मिनिमम उसका भी आप लेंगे। बी है वे टैक्स पे इंडिविजुअल। अब वो ये वाले जो कैलकुलेशन कंप्यूटेशन जो थी या एस्टिमेशन थी ये विद रिगार्ड टू इंडिविजुअल और AOP थी। अब है आगे टैक्स पेयर जो इंडिविजुअल।
where the taxpayer is an individual having latest income of 1 million rupee or more as determined under section 2, ऊपर आपने लिए 2, the amount of advance due for a quarter shall be computed in accordance with the formula A over 4 minus B, B उसी तरह वो जो डिडक्शन हुई वो करनी है। A is the latest tax assessed to the taxpayer for the latest year and assessed under the, जो आपका लेटेस्ट टैक्स ईयर का असेस हुआ है उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 आप किस्तें बन जाएंगी, 4 अकॉर्डिंग उसमें से जो जो क्वार्टर में आपका डिडक्शन हुआ है वो लेस कर देंगे और पेमेंट करते रहेंगे। इज़ द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड इन द क्वार्टर फॉर विच टैक्स इज अलाउड अंडर सेक्शन 160 अदर देन दैट टैक्स 140 वाला उसमें से लेस नहीं करेंगे क्योंकि उसमें वो शामिल भी नहीं। रिमूवल ऑफ इट इज क्लैरिफाइड दैट टैक्स रेट इंक्लूड लायबिलिटी अंडर सेक्शन 4C वाला शामिल है, 4C वाला इसमें आपका इंडिविजुअल में शामिल होगा, वो करके फिर आपने करनी। उसके बाद है आगे 5 एडवांस टैक्स पेबल बाय द एन इंडिविजुअल टू द कमिश्नर, कि अब पेबल कब कब आपको ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सितंबर क्वार्टर ऑन और बिफोर 15 डे ऑफ सितंबर। तो सितंबर क्वार्टर कब ख़त्म होता है, सितंबर तो बाद में होता है, देना आपने पहले ही है, ठीक है। 1 जुलाई से लेके सितंबर तक क्वार्टर है, आपने 15 सितंबर को उसका दे देना है। उसके बाद इन दिसंबर क्वार्टर, उसमें 15 दिसंबर से आपको ड्यू होगा, ऑन बिफोर भी दे सकते हैं, ड्यू आपका हो सकता है। इस तरह मार्च क्वार्टर का 15 डे ऑफ मार्च, इस बार जून क्वार्टर ऑन 15 डे ऑफ जून, ठीक है। पहले ये क्वार्टर के बाद होता था 15 दिन और आखिरी वाला पहले होता था ताकि साल से पहले हो जाए, लेकिन हमने अब सिमेट्री कर दी, ठीक है। पहले पहला क्वार्टर का कब जुलाई से सितंबर ख़त्म होता था तो 15 अगला अक्टूबर में होता था, 15 चलते थे, आखिरी वाला 15 दिन पहले होता ताकि साल के अंदर आ जाए। अब उन्होंने सारों की डेट सिमेट्री करके क्वार्टर से 15 दिन पहले कर दी, ठीक है। एस्टिमेटेड तो आपके पास है ही, एस्टिमेशन तो उसमें की है और उसके मुताबिक एडवांस टैक्स शैल बी पेबल एओपी इंडिविजुअल की आप टू द कंपनी, इसके लिए उसकी ड्यू डेट और दे दिए, आप एओपी और इंडिविजुअल के नीचे ऊपर है 25 दिसंबर एडवांस है पेबल बाय द कंपनी, ऊपर है, ये तो पुराना तो नहीं, टू द कमीशन नीचे है, ये तो पुराने हैं मेरे ख्याल नया। 25 सितंबर, हाँ जी, इन रिस्पेक्ट ऑफ सितंबर वो उसी तरह 25 सितंबर, उधर भी 25 था या 15 था, उधर 15 था, ये हाँ उधर ये डिफरेंस, उधर 15 सितंबर 15 था, यहाँ 25 है, आखिरी 15 है। अच्छा इसमें आखिरी वो उसी तरह उन्होंने 15 कर दी, 25 डे ऑफ दिसंबर, 25 डे ऑफ मार्च और आखिरी वाला 15 डे ऑफ जून, ताकि जून से पहले पैसे आ जाए, ठीक है। अब इसके बाद है ये एडवांस सिक्योरिटी का अलहदा होना, एडजस्टेबल एडवांस टैक्स ऑन द कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटी, ये गेन पे है, शैल बी चार्ज अंडर नेमली, ये अलहदा पुराना है कि नया ही लाए? सर 4C तो भी आया ना? नहीं ये 5B है, मैं एडजस्टेबल इस है भी कि नहीं है, चले अगर है तो सेल ऑफ सिक्योरिटी पे अलहदा उन्होंने, वेयर होल्डिंग पीरियड ऑफ सिक्योरिटी है लेस देन 6 मंथ है, 2% ऑफ द कैपिटल ड्राइव ड्यूरिंग द ईयर, वो एडवांस टैक्स देना है। अगर वेयर होल्डिंग पीरियड ऑफ सिक्योरिटी इज मोर देन 6 मंथ लेस देन 12 गेन पे 1.5% गेन ड्यूरिंग द क्वार्टर जो हुआ है उस आपने देना। प्रोवाइडेड दैट सच एडवांस शैल बी पेबल टू द विद इन पीरियड ऑफ 21 डेज आफ्टर द क्लोज ऑफ क्वार्टर के बाद देना है। फर्दर प्रोवाइड द प्रोविजन दिस शैल नॉट एप्लीकेबल टू द इंडिविजुअल अदर देन इंडिविजुअल। आगे नॉट विद एनी कंटेन एवरी पर्सन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये वो वाला है जो आया है, कंस्ट्रक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ रेजिडेंट कमर्शियल अदर बिल्डिंग डेवलपमेंट एंड सेल ऑफ रेजिडेंशियल कमर्शियल अदर प्लॉट इटसेल्फ अदरवाइज शैल बी लायबल टू एडजस्टेबल एडवांस टैक्स प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट बेसिस एज मे बी प्रेस्क्राइब फॉर द ईयर एज द रेट स्पेसिफाई, रेट आगे 4 इंस्टॉलमेंट में रेट प्रेस्क्राइब है और उसके मतलब 4 क्वार्टर के लिए। प्रोवाइड एडवांस शैल बी पेबल तो इन अकॉर्डेंस सेक्शन 5 and 5 प्रोसीजर मेथड वही है उसी तरह जो ऊपर दिए हुए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 to 10 शैल टंडर से अप्लाई, उसी तरह जैसे इस पर अप्लाई होते हैं उस पर होंगे, तो उसके प्रेस्क्राइब रूल चूल करने तो उसके मुताबिक उसके रेट आगे दिए हुए हैं। इफ़ एनी टैक्स पेयर हु इज रिक्वायर्ड, वो पेमेंट हायर साइड वाली थी तो ये अब एस्टीमेट है लोअर साइड पे आपकी लाइबिलिटी जाती है,
तो 80% ये वो देख लेते हैं कितनी, उससे कम आपके नहीं होने चाहिए। तो आप एस्टीमेट फर्निश कर सकते हैं जब भी आप समझें कि लोअर है तो उसके मुताबिक। If a taxpayer who is required to make a payment of advance tax under subsection 1, estimate any time before the last installment is due. लास्ट आपकी 15 जून या 25 में होनी है, उससे पहले आप एट एनी टाइम कभी भी पहली पे भी दे सकते हैं, पहली से पहले भी दे सकते हैं, दूसरी से पहले भी दे सकते हैं, तीसरी से पहले भी दे सकते हैं, चौथी से पहले भी दे सकते हैं, जब आप चाहें दे सकते हैं। ड्यू दैट द टैक्स पेबल बाई हिम फॉर द रेलेवेंट टैक्स ईयर इज लाइक टू बी लेस दैन द अमाउंट ही इज रिक्वायर्ड टू पे अंडर सेक्शन। जो नॉर्मल ऊपर वाले प्रोविजन है, आप समझते हैं कि उससे मेरी लाइबिलिटी कम बनेगी, उतनी नहीं बनेगी जो लास्ट ईयर बेस पे असेसमेंट हुई है या लॉ ने प्रोवाइड की है। तो उस सिचुएशन में आप अपने रिवाइज एस्टीमेट दे सकते हैं कि ये जो लाइबिलिटी लॉ के मुताबिक वो है, वो नहीं मेरी 24 में बनती, मेरी कम है, तो उसके ये बेसिस है, वो आप दे सकते हैं। फिर मे फर्निश टू द कमिश्नर एन एस्टीमेट ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल बाई हिम एंड दे आफ्टर पे सच एस्टीमेटेड अमाउंट एज ड्यू बाई द अमाउंट इफ एनी ऑलरेडी पेड अंडर सबसेक्शन। अगर उसने ऑलरेडी कोई एडवांस टैक्स दिया है वो उसमें से लेस कर लेगा और रिमेनिंग को फिर उसके मुताबिक वो पे करेगा। इंस्टॉलमेंट एज द एडवांस हैज नॉट एक्सपायर्ड। क्लियर जी। अब एस्टीमेट की लिमिट है कि किससे कम नहीं होनी चाहिए। प्रोवाइडेड दैट द एस्टीमेट ऑफ द अमाउंट पेबल कंटेन टर्नओवर फॉर द कंप्लीटेड टैक्स ईयर, एस्टीमेट टर्नओवर ऑफ रिमेनिंग क्वार्टर अलॉन्ग विद द रीजन फॉर एनी डिक्लाइन इन द एस्टीमेटेड टर्नओवर, डॉक्यूमेंट एविडेंस एस्टीमेटेड एक्सपेंसेस डिडक्शन व्हिच मे रिजल्ट ऑफ लोअर पेमेंट ऑफ एडवांसेस एंड कंप्यूटेशन ऑफ एस्टीमेटेड टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर। तो ये आपने टर्नओवर कम हुई, क्या हुई, रीज़न भी बतानी है। उसके बाद आगे नॉट इन केस वेयर टैक्स पेयर एडवांस टैक्स इज पेबल इन absence ऑफ assessed इनकम डिक्लेयर टर्नओवर आल्सो। नीचे द टैक्स पे पिछला साल अगर आपका नहीं है तो फिर उसको कि ओवरराइडिंग प्रोविजन जो है नॉन अब्सटेंट करा दी है। फिर उसमें शैल एस्टीमेट अमाउंट ऑफ एडवांस पेबल ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टरली टर्नओवर ऑफ द कंपनी एंड एज द केस में ये एओपी और कंपनी भी एप्लीकेबल है, उस पर नहीं है इंडिविजुअल पे, ठीक है। और सच अमाउंट के बाद टेकन का पेबल अंडर 13 और प्रोवाइडेड ये वाला जो 4AA वाला है वो भी उसमें ऐड कर लेगा। मेक एडजस्टमेंट ऑफ जो ऑलरेडी पे किया है उसकी एडजस्टमेंट करके उसमें प्रोविजन आर्टिकल शैल अप्लाई टू एन एडवांस टैक्स ड्यू अंडर दिस सेक्शन एज एफ अमाउंट ड्यू वर टैक्स ड्यू अंडर द सेक्शन। ये ऐसे ही होगा। इसकी रिकवरी श्योरी ये इस प्रोविजन का मतलब ये है कि वो आपकी असेसमेंट अगर आपने नहीं पे किया तो आपकी वो असेसमेंट कर सकते हैं, ये असेसमेंट ही होगी तो आपसे रिकवरी के प्रोविजन पे यहाँ पे अप्लीकेशन हो जाए, ठीक है। वैसे एडवांस टैक्स जो होता है वो नॉट ए लेवी ऑफ टैक्स बट जस्ट ए प्रोविजनल आपकी प्रोविजनल पेमेंट ऑफ टैक्स विच रजिस्टर्ड एंगेज द एक्चुअल टैक्स। और ये ऑपरेट करता है ड्यूरिंग जो एडवांस टैक्स प्रोविजन होते हैं दे ऑपरेट ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ ईयर। तो वंस ईयर इज ओवर देयर करेक्टर टर्न इनटू ए ड्यू टैक्स, फिर वो दूसरे वाला आ जाता है जो रिटर्न के आप साथ करते हैं। तो ये उसके बाद फिर ऑपरेट नहीं करता। जो ये दिया होता है दैट इज एज ए ट्रस्ट विद द स्टेट और यार एडजस्ट होता है, यार फंड होता है। इसलिए उन्होंने कहा इसकी अगर आपने नहीं दिया किसी ने तो पहले ये अपील शपील वो नहीं होती थी, अब वो ऑर्डर भी कर सकते हैं, आप अपील भी कर सकते हैं, ठीक है। एडवांस टैक्स The board may prescribe manner for furnishing of estimate and calculation amount of tax payable under the through IRS or any other automated system specified by the board। अब बोर्ड को पावर भी दे दी कि एस्टिमेशन जो है हायर या लोअर साइड वाले जो हैं बोर्ड उसके लिए रूल फ्रेम कर सकता है, रूल प्रेस्क्राइब करके उसके मुताबिक फिर आपने एस्टिमेशन देने। 8वां नंबर है वो हैं, वैसे तो वो खुद कैलकुलेट ही जब तक नहीं है तो जो कैलकुलेटेड है उसके मुताबिक ही। ऐसा भी होता है आज रिटर्न खोल ली 2023 की तो पता लगा 2021 में भी आपको कोई नोटिस आया था 147, उसकी कंप्लायंस करनी जरूरी होगी इस तनाजुर में या नहीं? नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो एडवांस टैक्स है इट इज ए ऑपरेट ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ ईयर। जब साल एंड हो जाता है ये ख़त्म हो जाता है, उसके बाद अगला शुरू हो जाता है। ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई आपने नहीं दी नोटिस दिया है वो आपकी असेसमेंट कर सकते हैं, असेसमेंट करके आर पास कर सकते हैं, फिर आप अपील कर सकते हैं। जब आपने रिटर्न फाइल कर दी तो एडवांस देता क्लेम किया ही नहीं तो एक्चुअल टैक्स आपने पे कर दी, समझे मेरी बात। अब 30 नंबर में आपने रिटर्न फाइल कर दी तो साल की तो उसका ड्यू टैक्स बना तो आपने कर ही दिया। अब एडवांस टैक्स तो उसके बाद नहीं हो सकता ना।
दूसरे एंड के ऊपर कहा जा सकता है ना कि ये आपका डिफॉल्ट था, आपने एडवांस टैक्स देना था, आपने नहीं दिया। डिफॉल्ट सरचार्ज लगता है, टैक्स तो नहीं दिया जा सकता। टैक्स तो आपने आज वो देना था, आज नहीं दिया, 30 नंबर को रिटर्न के साथ दे दिया उतना ज़्यादा कि वो दोबारा लिया जाए 2 दफ़ा। डिफॉल्ट से चार्ज लिया जा सकता है, एडवांस टैक्स नहीं। एडवांस टैक्स नहीं और ये डिफॉल्ट सरचार्ज भी देखें तो वहाँ भी टाइमिंग जो है ना फॉर एवर की नहीं है। वहाँ भी उसने टाइमिंग दी हुई है कि जिस दिन डिफॉल्ट है उसे लेके 30 जून तक या रिटर्न फाइलिंग तक। सर 11 अप्रैल से तो अगले साल के 30 जून तक। हाँ, अगले साल के 30 जून तक, ठीक है। उससे बाद नहीं आप जा सकते। इसलिए नहीं कि आज तक नहीं पे किया तो एडवांस टैक्स आपने क्वार्टर नहीं किया 16 का, तो आज तक नहीं पे किया तो आज तक तो डिफॉल्ट सरचार्ज लगा दे। तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि ये ऑपरेट ड्यूरिंग द क्राइसिस, तो इसका मैक्सिमम ये फॉर एवर नहीं है। आगे आपने दे तो दिया है, उसका इसने एडजस्ट होना था। ये लाइबिलिटी आपकी प्रोविजनल पेमेंट है, पेमेंट कर देंगे एडजस्ट हो जाएगी, नहीं करेंगे तो एक्चुअल टैक्स जो बनेगा वो आप दे देंगे रिटर्न के साथ। हो सकता है आपका दूसरा टैक्स जो विद होल्ड इसमें से लेस होना है वो ज़्यादा हो जाए इसी डेट को, फिर डिफॉल्ट सरचार्ज भी नहीं लगेगा। हो सकता है आपका रिफंड पड़ा हो फिर भी ये नहीं लगेगा। भी आपका रिफंड पड़ा हो, विद होल्ड नहीं भी हुआ या आपने पे नहीं हुई, क्या आप कहें ये रिफंड है, मेरा तो आज रिफंड है तो मुझे डिफॉल्ट सरचार्ज मैं तो खुद आपसे लेना है, ठीक है। इंडिविजुअल के केस में फिक्स हम 4 से डिवाइड कर देते हैं जितना लेटेस्ट टैक्स असेस होता है, तो उसमें जो रेवेन्यू बेशक टर्नओवर जो है वो बिल्कुल जीरो भी हो तो वो फिक्स हमें देना ही देना है इंडिविजुअल के केस में। इंडिविजुअल में क्योंकि हाँ इंडिविजुअल में उन्हें वो कहा 4 से डिवाइड करें, 4 से पिछले हमारा रेवेन्यू पर्टिकुलर क्वार्टर में जीरो हो जाता है टर्नओवर जो है, फिर आप एस्टिमेट है ना आपके पास। सर उसका पॉइंट ये है कि अगर चूंकि 1 मिलियन की लिमिट मौजूद है, जब 1 मिलियन से ऊपर जाएगी तो आपको एडवांस टैक्स लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। नहीं सर, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर दोबारा दे ऊपर अगर सर हमें 4 से डिवाइड किया, लेट्स सपोज कि बिना टैक्स बनता है, ऊपर आ जाए ना, देख लेते हैं ना। वो टर्नओवर से उसका कोई लिंक नहीं होगा कि टर्नओवर जितना बेटा ये ऊपर आए ना, देख लेते हैं ना, बजाय हम ये पहले ओवर राइडिंग को देख लेते हैं। ठीक है, ठीक सही कह रहे हैं, ताकि हम ला देख लेते हैं ना, बजाय हम डिस्प्यूट में। इधर लिखा है नॉट स्टैंडिंग कंटेन इन दिस सेक्शन। उसने कहा इस ला में जो भी है उसको भूल जाएं। अब आगे वो कह रहा है वेयर द टैक्स पेयर इज ए कंपनी एंड एओपी पर्सन एडवांस चेक बी पेबल बाई इट्स इन द एब्सेंस ऑफ लेटेस्ट। इसमें तो नहीं भी पिछला साल तो देगा, इसमें एस्टीमेट आपके टर्नओवर पे उस पे सब पे होंगे, और इसके एस्टीमेट ऊपर जो हैं वो भी एओपी और कंपनी के लिए हैं। अब हमारे वाला जो केस है उसमें है एस्टीमेट या नहीं, वो हम ऊपर वाले में देख लेते हैं, ठीक है ना। एक तो हम पे पिछली टर्नओवर पे कंपनी एओपी पे लगेगा, हम पे नहीं लगेगा अगला पिछला साल नहीं है हमारा। एओपी इंडिविजुअल के लिए पिछले साल की लेटेस्ट असेस होना ज़रूरी है, ठीक है। पिछला असेस नहीं है तो आप पे ये ओवर राइडिंग वाला एओपी कंपनी में लगता है, आप पे नहीं लगेगा। क्लियर हो गया। आप पिछले में आ जाएं। ये वाला आप लोअर एस्टिमेशंस हैं, ठीक है। ये लोअर एस्टिमेशन जो है आप इंडिविजुअल भी कर सकते हो, ये सब के लिए, ये एओपी के लिए भी हैं और कंपनी के लिए भी हैं और इंडिविजुअल के लिए। लोअर आप समझते हैं कि मेरा पिछले साल आपने 4 से डिवाइड किया वो बना है, आप समझते हैं ये तो यार ज़्यादा है क्योंकि मेरी तो ऐसा है ही नहीं इनकम, मैं तो बंद कर दिया है, तो फिर आप ये एस्टिमेशन दे सकते हैं। एस्टिमेट दे के जो बनेंगे उसके मुताबिक आखिरी किस्त से पहले आप एस्टिमेट दे सकते हैं और उसके मुताबिक आप पे कर सकते हो। क्लियर जी। ये इसमें कोई कंसर्न नहीं है कि इंडिविजुअल है कंपनी एओपी। हायर एस्टिमेट ऊपर आ जाए। ये आप रियल एस्टेट वाले वो हैं तो इसमें इंडिविजुअल भी है कंपनी, ये सारों पे अप्लीकेबल होगा, ठीक है। ये फिर रियल एस्टेट वाले रेट आप पे अप्लीकेबल होंगे। सिक्योरिटी वाले हैं तो सिक्योरिटी वाले होंगे, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल सिक्योरिटी वाले हैं, गेन है तो उस पर अलहदा इंडिपेंडेंट सेक्शन है, वो आप पे अलहदा लगेगा। उसके बाद आगे ऊपर आ जाए 1/4 वाले में, ये वाला आपका है। तो इसमें ये वाला आपको लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है 4C आपका है, तो वो ऐड करना है उसमें, बस बाकी कुछ नहीं। लोअर एस्टीमेट कर सकते हैं, हायर एस्टीमेट आप पे अप्लीकेबल नहीं है, तो वो अप्लीकेबल है इंडिविजुअल एओ कंपनी पे। और पिछला साल भी जो नहीं एग्जिस्ट करता वो भी आप पे नहीं है, वो किस पे, इंडिविजुअल कंपनी और एओ पे। क्लियर। और दूसरा जो सिर्फ 1/4 नहीं, अगर सिक्योरिटी का गेन है तो आपने देना है,
अगर आप रियल एस्टेट डेवलपर हैं, बिल्डर हैं, तो उसके मुताबिक देना। वो 1/4 वाला अलहदा है, गेन सिक्योरिटी वाला अलहदा है, और आपका डेवलपर एज उसमें है तो वो अलहदा है। ठीक है जी, ठीक है। सर अगर एक साल में अगर आपने एडवांस टैक्स बनता था, अगले साल आपने बिजनेस ही बंद कर दिया, तो एस्टीमेट अभी दिया तो है, एक आदमी ने बिजनेस ही बंद कर दिया, एस्टिमेशन तो वो एस्टीमेशन आप दे देंगे 0 है मेरा, फिर एक्चुअल से देखा जाएगा कि एक्चुअल वाकई है, एस्टीमेट है ना, आगे आ जाए ना। मैं बता अभी आज से देख लेना, बजाय हम फिर बहस वही करें, पढ़ तो लिया है। ये वाला है एस्टीमेट वाला, ये हर एक के लिए, इंडिविजुअल के लिए भी है, कंपनी के लिए भी है, और एओपी के लिए भी। सर मेरा पॉइंट ये है कि अगर अब तक 2023 में हमने 100 यही है इसमें मेंशन किया हुआ। सवाल सुन ले। सुन लिया मैंने कि आपने बिजनेस बंद किया, अगले साल में आपका 0 होगा, तो वो उसके लिए कह रहा है, अगर आप इसको पढ़ लें एक दफ़ा ताकि आंसर आपका आ जाएगा। इफ़ एनी टैक्स पेयर हु इज़ रिक्वायर्ड टू मेक द पेमेंट ऑफ एडवांस अंडर सबसेक्शन 1 एस्टीमेट एट एनी टाइम बिफोर द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज ड्यू दैट द टैक्स पेबल बाय हिम फॉर द रेलेवेंट ईयर लाइक टू बी लेस देन द अमाउंट ही इज़ रिक्वायर्ड टू पे अंडर सेक्शन। अगर आप समझते हैं कि जो इसमें बन रहा है 1/4 या वो, उससे आपका लाइकली टू बी लेस देन दैट होगा ड्यू टू क्लोजर ऑफ बिजनेस, ड्यू टू एनी रीज़न, आपका 0, सपोज आपका 1/4 हुआ है 10 लाख, आप समझे मेरा 0 होगा, ठीक है। तो 4th इंस्टॉलमेंट ड्यू होने से पहले आप अपने एस्टीमेट वो फर्निश कर सकते हैं जो ये शो करें कि मेरे 0 होगा। आप कहेंगे मेरे 10 बिजनेस है, ये बंद हो गए, एक रह गया है, तो इसमें ये है। अगर कुछ भी नहीं है तो ये दे दें, ये मेरा क्लोजर है, ये होगा, ये एस्टीमेट, ये एक्चुअल इतने एस्टीमेट मेरी लाइबिलिटी 0 होगी, तो फिर आप 0 के मुताबिक अगली किस्से कुछ भी नहीं दें, तो वो आप कमिश्नर को एस्टीमेट करेंगे। मे फर्निश एन एस्टीमेट ऑफ द अमाउंट टैक्स पेबल बाय हिम एंड देयर आफ्टर पे द एस्टीमेटेड अमाउंट एज रिड्यूस बाय द अमाउंट इफ ऑलरेडी पेड अंडर सबसेक्शन इन इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑन सच डेट एज हैव नॉट एक्सपायर्ड। जो बाकी आपकी किस्तें रहती हैं उन किस्तों को उसके मुताबिक आप देंगे। अगर आपका पहले एक्सेस है और अगले में बनता ही नहीं है तो नहीं देंगे। क्लियर हो गया कि नहीं? अब है क्वेश्चन तो क्लियर है। अगर आपके एस्टीमेट में 0 है, नेगेटिव बनता है, तो आप एस्टीमेट दे देंगे, आगे कुछ भी नहीं देना, रिफंड नहीं देंगे, आपको एडजस्ट कर लेंगे। फिर आप कहते मेरे 100 रुपये बनता है, मेरा पहले 1,00,000 था, तो आपने 200 पहले दिया हुआ है, तो वो कहेंगे ठीक है भाई 100 बनता था, आपने 200 पहले दे दिया, अगले जो क्वार्टर में उन्हें ना दें, रिफंड नहीं इस वक्त देंगे। रिफंड का वो प्रोसेस होगा, कम होगा। सपोज आप देते हैं कि आपने 100 रुपये दिया है, वो नए एस्टीमेट के बाद 200 बनता है, तो 100 आपको 4 किस्तों में देना पड़ेगा, बेशक इवन 2 पहले आपका 10,000 था या 20,000 था। क्लियर? तो एस्टीमेट आप ये एस्टीमेट के उन्हें प्रोसीजर दे दिया है, टर्नओवर भी दे दी, चीज़ें भी दे दी हैं। पहले इसमें था कि पता नहीं ला में तो मेरा ख्याल है अभी भी कमिश्नर रिजेक्ट कर सकता है, प्रपोजल में आया था फिर निकल गया। नहीं, एक शुरू से था कि वो फिर उधर है जी 205 में, 205 को खोले सर, कौन से वाला हैं, कौन से 205 में जहाँ डिफ़ॉल्ट सरचार्ज है, उसमें 1B या 205? हाँ, जहाँ आपका एस्टीमेट ऐसे ना एस्टीमेट आप गलत दे दें, 80% से अगर आपके कम होंगे तो आपको फिर जितना डिफरेंशियल है उस पर डिफॉल्ट सरचार्ज लगेगा। 90 पहले 80 होता था, फिर हो सकता अब 90। तो आपने एस्टीमेट ये नहीं कि एस्टीमेट दे दें कि मेरा तो 50% से भी कम हो गया है, तो बाद में पता लगे वो आपका पहले से भी ज़्यादा है, तो फिर जितना आपने एस्टीमेट लोअर किया है उसमें 90% से लोअर एस्टीमेट है, तो डिफरेंशियल पे आपको डिफॉल्ट सरचार्ज लग जाएगा। ठीक है जी? तो वो सेक्शन 205 के अंदर है। ठीक है, एस्टीमेशन में 10% का आपको मार्जिन दिया गया है कि 10% या 20% पहले होता था, अब 10%, तो 10% तक आप मार्जिन ऑफ एस्टीमेशन का एरर आप मार्जिन ऑफ एस्टीमेशन है जी, वे हैं 1B in respect to any taxpayer fail to make the payment section of the so paid less than 90% of the tax payable for the relevant year, he shall be liable to default 12% the amount on the amount of tax at so amount by which the taxpayer by fall short of 90%.
ठीक है ना। जितना 90% से एस्टिमेशन में आपने कम किया है उस पे आपको डिफॉल्ट सरचार्ज होगा। 90% तक आपके एस्टिमेशन है तो कोई डिफॉल्ट नहीं होगा। 90% से कम होगी, सपोज एस्टिमेट किया है तो आपके ने तो 60% टैक्स बना है आपका, 60 या उस डिफरेंशियल का आपको फिर आपके एस्टिमेशन जितने शार्ट हैं वो 60% तक शार्ट है आपका, तो डिफरेंशियल 90 और 60 का उसको आपको डिफॉल्ट सरचार्ज देना पड़ेगा। क्लियर जी, आगे आ जाए। उसके बाद क्रेडिट है कि आपको क्रेडिट मिलेगा इसका। द टैक्स पेयर हु हैज पेड द एडवांस इंटरसेशन फॉर द टैक्स ईयर शैल बी अलाउड टैक्स क्रेडिट फॉर दैट टैक्स पेयर इन कंप्यूटर द टैक्स ड्यू फॉर बाय द टैक्स पेयर ऑन द टैक्स ऑफ द टैक्स ईयर फॉर दैट ईयर। जिसमें आपने एडवांस दिया है क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 क्वार्टरों का, वो टैक्स ईयर क्लोज होगा, आप रिटर्न करेंगे तो वैसे MIS में भी आ जाता है या अदरवाइज आपके उसमें आ जाएगा तो आपने वो क्लेम कर सकते हैं अगेंस्ट योर टैक्स लाइबिलिटी होगी। क्लियर जी। उसके बाद रिफंड का भी इसमें 10 जो है रिफंड का एक एक्सेस पेड होगा आपका, तो आपके रिफंड भी आपको रिफंडेबल है और अकॉर्डिंग इम्प्रूविंग आप रिफंड देते हैं। टैक्स क्रेडिट आर पार्ट ऑफ द टैक्स ईयर अलाउड अंडर दिस सेक्शन फॉर टैक्स ईयर दैट इज नॉट एबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 फॉर द ईयर शैल बी रिफंडेड टू द टैक्स पेयर इन अकॉर्डिंग सेक्शन 170 जो रिफंड का डील करता है। जो आपका एडजस्टेबल है नहीं है तो आपको फिर वो रिफंड मिल जाएगा। तो ये है एडवांस टैक्स फ्रॉम प्रोविंशियल टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन। सेल टैक्स ऑन सर्विसेज जो है पंजाब सेल टैक्स, अगर उसमें आप रजिस्टर हैं एक्टिव नहीं है तो फिर उस पर भी आपने 3% उस बेसिस पे भी टर्नओवर देना है। एवरी प्रोविंशियल सेल टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन इंडिविजुअल OAOP जो भी देख इसमें देख लेते हैं शैल बी लायबल टू पे एडवांस टैक्स एट द रेट ऑफ 3% ऑफ टर्नओवर डिक्लेयर बिफोर द प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटी। The advance tax pay under shall be paid monthly at the time of when sale tax is to be filed with the provision। वो मंथली बेसिस पे आपने ये एडवांस टैक्स देना है। 3% जो टर्नओवर मंथली आपने रिटर्न में दी है प्रोविंशियल अथॉरिटी को उसका 3%। द एडवांस टैक्स पेड शैल बी टेकन इन टू अकाउंट वाइल वर्किंग और एडवांस टैक्स 147 का जब आप वर्किंग करेंगे तो उसके अंदर भी इसको एडलेस आपने करना है। एक वो सिक्योरिटी वाले थे, एक आपके बिल्डर थे, साथ ये प्रोविंशियल वाले भी आपने उसमें भी इंडिविजुअल के लिए जो आप कह रहे थे कि एडलेस होना है तो ये भी उसमें एडलेस होना है, प्रोवाइडेड इसकी कंडीशन है आप पे एप्लीकेबल हो। द प्रोविजन शैल अप्लाई टू एडवांस है ड्यू इंटरसेक्शन एज एफ ड्यू जो असेसमेंट का उधर था वही वाला प्रोविजन। टैक्स पेयर हु पेड द इंटरसेक्शन फॉर टैक्स ईयर शैल बी अलाउड है क्रेडिट। क्रेडिट का भी उसी तरह प्रोविजन जो हमने 9 पढ़ा है उसी तरह है। उसके बाद टैक्स पेयर अलाउड शैल बी अप्लाइड इन कार सब 3 सेक्शन 4(3) में एप्लीकेशन की सीक्वेंस है उसके मुताबिक हो। आगे इसमें टैक्स क्रेडिट अलाउड आगे रिफंड वाला उसी तरह प्रोविजन है। आखिरी वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आखिरी जो है अप्लीकेबिलिटी है कि किस पे अप्लीकेबल होगा किस पे नहीं होगा। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू द पर्सन हुज नेम वाज अपीयरिंग इन द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट ऑन द 13 डे ऑफ जून ऑफ द प्रीवियस टैक्स ईयर। तो जो एक्टिव टैक्स पेयर है उस पर ये अप्लीकेबल नहीं है, जो नहीं है उस पर ये अप्लीकेबल है। ठीक है, हर करस्पॉन्डिंग टैक्स यूज। बड़ा खतरनाक है, अगर इस साल एनटीएन लिया और इस साल ही मैंने पीआरए करा लिया है हाँ तो पिछली 30 जून को तो मैं फाइलर नहीं तो बस फिर उस पर लगेगा, वो स्पेसिफिक डेट हो गई है तो इसलिए डेट के लिए आपने खाली फाइलर नहीं है, पिछली तो जो उनको एक्टिव टैक्स पेयर होना चाहिए। प्लाजा में ठीक है, अगर हैं नहीं है तो आप पे लग जाएगा, अगर हैं तो लग जाएगा। क्लियर जी। अब आ गया एडवांस टैक्स पे टू कलेक्टिंग एजेंट। तो ये एक जैसे विद होल्डिंग एजेंट होता है वो एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस या एसेट या कोई ये पेमेंट पे होता है। ये यूजुअली रेवेन्यू ड्यूटी टैक्सेस जो कलेक्ट कर रहे हैं वो ऑन तो कलेक्ट एट द टाइम ऑफ कलेक्टिंग द टैक्सेस ड्यूटी या रेवेन्यू, तो उस वक्त वो आप से ये साथ उनकी ड्यूटी होती है कि साथ टैक्स ले लें। तो ये वाला जो है इम्पोर्ट स्टेज पे कस्टम कलेक्टर कस्टम जो है वो कलेक्टिंग एजेंट है ऑफ द कमिश्नर इनकम टैक्स। तो उसको एज पर दिस लॉ ये जो सेक्शन 148 है उसने कलेक्ट करना है और इसको हम देख लेंगे कि एडजस्टेबल है, फाइनल डिस्चार्ज है, मिनिमम है, किन प्रोडक्ट पे है, कैसे है, कब करना है, एट द सेम टाइम एट द सेम टाइम एंड मैनर। तो या उस क्या प्रोडक्ट हैं उसके मुताबिक क्या रेट हैं वो रेलिवेंट सेक्शन उधर शेड्यूल में दिए होंगे।
तो इसको सारे को हम, इसके भी 7-8 सेक्शन है, हम उसको देख लेते हैं, कर लेते हैं। द कलेक्टर ऑफ कस्टम शैल कलेक्ट एडवांस टैक्स फ्राम एवरी इम्पोर्टर ऑफ गुड्स ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स एट द रेट स्पेसिफाई इन पार्ट 2 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स क्लासीफाइड इन पार्ट 1 to 2 ऑफ द 10th शेड्यूल। तो 10th शेड्यूल में क्लासीफाइड गुड्स हैं, 12th में क्लासीफाइड हैं, फर्स्ट शेड्यूल में रेट दिए हुए हैं, वो उनमें ABC जो कैटेगरी है उसके मुताबिक देखने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ लेते हैं। फिर उसके हम रेट देखना हो तो फर्स्ट शेड्यूल में आप देख सकते हैं। और क्लासेस ऑफ गुड्स जो है वो कमर्शियल है, मैन्युफैक्चरिंग है, रॉ मटेरियल है, क्या है वो उधर दी हुई है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड में नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट add in the 12th any entry there to, omit any entry there to or amend any entry there to। तो बोर्ड को थ्रू नोटिफिकेशन उसमें एडिशन डिलीशन जो है की पावर दी गई। यूजुअली ये एडिशन डिलीशन की पावर फेडरल गवर्नमेंट की या लेजिस्लेटर की पावर होती है, पर उन्होंने यहाँ उसको दी। प्रोवाइड फर्दर इन केस ऑफ गुड्स क्लासिफाइड इन पार्ट 3 ऑफ द टेस्ट व्हेन आर यूज बोथ एज ए रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड द बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन द स्पेसिफाइड गुड्स imported by the person or class as a raw material for its use shall be treated as a classified in part 2 of the 12th use subject to such condition and procedure as may be prescribed। तो बोर्ड उसको क्लासिफिकेशन उससे उधर और फिनिश गुड यूजुअली कमर्शियल होती हैं और दूसरी वाली रॉ मटेरियल एडजस्टेबल होती हैं, उसके मुताबिक। Not with an omission of subsection when any notification in there and such for the time being for shall continue to unless amended identified by the board through notification। जो नोटिफिकेशन पहले हैं वो अप्लाई होंगी अनलेस उसको और उसको रेजिग्नेट की हों या ख़त्म की हों या रिवोक कर दी। Advance tax shall be collected in the same manner at the same time as custom quantity payable in respect of import, or if the goods are obtained for custom duty at the time duty would be payable if the goods were dutiable। तो जब ड्यूटी एट द इम्पोर्ट स्टेज होती है, आप जब GD फाइल करते हैं सेक्शन में, तो उसके मुताबिक जब GD के साथ आपको ड्यूटी शूटी आपसे कलेक्ट करता है कलेक्टर कस्टम, तो साथ ही आपके सेल टैक्स भी उधर करता है, तो सारी ये इनकम टैक्स एट द सेम टाइम। अगर वो उस वक्त ना कर सके एट द फिर उसकी एडजुडिकेशन असेसमेंट आती है, तो वो फिर आपका सेक्शन 161 162 वाला है, वो कमिश्नर इनकम टैक्स जो है वो उस पर उससे भी ले सकता है और डिफ़ाल्टर से कलेक्टर कस्टम से भी ले सकता है, या एग्जम्पशन हो तो नहीं करना पड़ेगी। तो आजकल 1-2 केसेस चल रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं जी वो बेशक आपने टैक्स दे भी दिया है, तो डिस्पाइट ऑफ द कलेक्टर कस्टम नोटिस 32 सेक्शन का कस्टम का और 179 का कह के सेल टैक्स और इनकम टैक्स वो कहते हैं हमें दे, इवन दो इधर दे दिया, दोबारा उस पर जजमेंटें आ गई हुई हैं कि वो नहीं ले सकते, उसकी अथॉरिटी भी नहीं, क्योंकि उनको तो सिर्फ एडवांस टैक्स कलेक्ट एजेंटिंग दी है, ना कि असेसमेंट की दी है। असेसमेंट और कलेक्शन डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है ना। असेसमेंट की 162 या 161 में अनलेस पावर ना दी जाए तो वो नहीं कर सकते, और जब वहाँ से वो स्टेज ना रहे उसके बाद सब्सिक्वेंट नहीं ले सकते। सब्सिक्वेंट फिर क्योंकि एडवांस टैक्स जैसे मैंने कहा कन्वर्ट इनटू ड्यू टैक्स, उसमें पेप्सी की है 1-2 है, उसको हम बाद में देखते हैं। तरपीन ऑफ डांस है सो फार एज रेलिवेंट शैल अप्लाई कलेक्शन ऑफ। तो यहाँ भी जो अप्लीकेबिलिटी है कस्टम एक्ट की वो कलेक्टेबिलिटी के मुतल्लक है। अगर हम देखें ना शैल अप्लाई कलेक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन, कलेक्शन के मुतल्लक है ना असेसमेंट के मुतल्लक है। तो असेसमेंट नहीं कर सकते ये सेम टाइम सेम मैन में कलेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ जहाँ नहीं कलेक्शन की तो पावर रिवर्ट टू द टैक्स इनके, क्योंकि कलेक्टिंग एजेंट है उस स्टेज पे उस टाइम पे इन्होंने कलेक्ट करनी, अगर नहीं हुई रिवर्ट हो गई है तो रिवर्शन में फिर वो अथॉरिटी कर सकती है, ये फिर असेस नहीं करते, वो असेस करके कलेक्ट करते हैं। एक तो जस्ट कलेक्शन एरिया ऐसे समझ ओरिजिनल उसी वक्त जब वंस क्लियर्ड गुड्स पोस्ट क्लियरेंस में ये फिर ला नहीं अप्लाई कर सकते, फिर असेसमेंट स्टेज आ जाता है। जैसे बिजली के बिलों में भी काम है कि जी आप करंट मंथ ले सकते हैं, प्रीवियस जो डिपार्टमेंट लेगा तो वो भी क्योंकि वो भी एज ए कलेक्टिंग एजेंट करता है ना काम। तो कलेक्टिंग एजेंट फॉर एवर नहीं असेसमेंट करके देखता। एक तो होती है आपकी कलेक्शन एडवांस टैक्स बिफोर असेसमेंट, तो बिफोर असेसमेंट तो कर सकते हैं,
आफ्टर असेसमेंट या फाइलिंग रिटर्न अब डोमेन उनकी होगी। तो ये एडवांस टैक्स जैसे मैंने कहा ये प्रोविजनल टैक्स है, नॉट ए लेवी एड टैक्स। इट ऑपरेट ड्यूरिंग द करेंसी ऑब्जर, वो करेंसी का टाइम खत्म हो गया, दैट इट्स इज नेचर कन्वर्टेड इनटू ड्यू टैक्स। अब एडवांस टैक्स नहीं रहा, साल खत्म हुआ तो एडवांस टैक्स खत्म हो गया, तो ये एडवांस टैक्स की नेचर से बाहर निकल गया। अब ड्यू बन गया तो ड्यू वालों ने कलेक्टर ने फिर ये कलेक्टिंग एजेंट दोबारा नहीं ले सकता। इसको हम 161 को पढ़ेंगे तो उसमें पहला पार्ट जो है कि जो फेलियर टू डिडक्ट एस्टैब्लिश टू फेलियर टू डिडक्ट या कलेक्ट टैक्स या डिडक्टेड कलेक्टेड पर फेल टू डिपॉजिट, तो उससे होल्डिंग एजेंट से या कलेक्टिंग एजेंट से टैक्स अथॉरिटी जो है इनकम टैक्स अथॉरिटी अंडर सेक्शन 161 में पर्सनली वो लायबल है और ऑर्डर पास करके उनसे ले सकते हैं। और दूसरा उसके साथ ही फिर 161(1)B है। 1B ये है कि अगर इन द मीन वाइल वो टैक्स पेयर ने टैक्स दे दिया है तो उस सिचुएशन में डिफॉल्टर विद होल्डिंग एजेंट है या कलेक्टिंग एजेंट है उसमें डिफॉल्ट सरचार्ज लिया सकता है, वो टैक्स नहीं दिया जाता। वो इसीलिए कि वो एडवांस टैक्स की फीचर से ख़त्म हो गया और दूसरा वो ड्यू बन गया और ड्यू वाले ने दे दिया, जिसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिसका होल्ड करना था, जिसको सिक्योर करना था, उसने दे दिया। अब उसने दे दिया इन द मीन वाइल तो वो उसका फेलियर टू डिडक्ट अमाउंट नहीं उससे कलेक्ट की जा सकती। एडवांस टैक्स उसका जो उस पर डिफॉल्ट जिस डेट को उसने कटना था उस डेट से और जिस डेट को उन्होंने पे कर दिया है उस डेट का डिफॉल्ट सरचार्ज लिया जा सकता है। उसके बाद आगे सब सेक्शन 2 है 162 का 161 का, वो ये है कि अगर विद होल्डिंग एजेंट से कलेक्ट कर लिया है टैक्स और डिफॉल्ट सरचार्ज भी कलेक्ट कर लिए, ये भी तो हो सकता है ना, डिक्लेयर किया और उससे ले लिए पैसे कि भाई आप विद होल्ड हुए हैं तो एडवांस टैक्स भी आप दे दें, जितना नहीं किया डिफॉल्टर अमाउंट भी दे दें, डिफॉल्ट सरचार्ज भी। तो उस सिचुएशन में फिर वो जिसका उसने नहीं काटा था थ्रू सूट फाइल करके उससे ले सकता है अगर उसने दिया हो। अगर कलेक्टर ने दिया ही नहीं है, खुद फेलियर है, दिया ही नहीं तो उसे नहीं फिर ले सकता ना। इससे भी और इन्फर होता है कि जब वो दे एज ए डिफॉल्टर होके तो फिर उसकी पे करे हाँ फिर कलेक्ट करे। ऐसे ही नहीं कि मैं नहीं कलेक्ट किया अरे बार के मैं दो भाई, ठीक है, पहले पे करे, अगर या उसने खुद पे कर दिया फिर काम खत्म हो गया। महकमे ने अगर उसे फोर्सेबली ले लिया, अब उसने आगे से लेना, पहले डिफॉल्टर का सारा कुछ दे तो फिर उसको क्लेमेंट बन सकता है। लेकिन इन द मीन और उसने खुद दे दिया हो तो वो कहेगा भी मैं तो दे दिया, अब डबल तो नहीं, आपको भी दूँ उधर भी दिए, ठीक। अगर टैक्स पेयर ने फॉर एग्जांपल नहीं दिया, कलेक्टिंग एजेंट ने काटा नहीं और टैक्स पेयर ने भी नहीं दिया, तो उस केस में जो है वो जो डिपार्टमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ कलेक्टिंग एजेंट को ही, डिपार्टमेंट के पास तो 162 भी है, आपसे भी ले सकता है, उनके पास वो भी है। उसके तो पहले पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि इसमें 4 किस्म की आपकी लाइबिलिटी या पेनल्टीज़ हैं। नंबर 1 तो जो फेलियर है, जो डिफ़ॉल्टर है, उस कलेक्टिंग एजेंट से टैक्स लिया जा सकता है, वो 161 पर्सनली लाइबल है और डिफॉल्ट सरचार्ज लिया जा सकता है, उस पर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है, वो पेनल्टी वाला 182 सेक्शन है, पेनल्टी भी है, डिफॉल्ट सरचार्ज भी है और ओरिजिनल डिफॉल्ट अमाउंट भी। दूसरा आपका एक्सपेंस, अगर विद होल्ड एजेंट है जिस अमाउंट पे आपने काटा नहीं तो 21C में आपका एक्सपेंस भी डिलाउ हो सकता है। तीसरा आप पे 2 साल की कैद भी। इसी तरह डिपार्टमेंट कलेक्ट ना करे या कुछ ना करे उनके लिए कुछ नहीं। तो इसलिए 4 डिफरेंट काइंड ऑफ पेनल्टीज़ हैं। लेकिन साथ 21C में लिखा हुआ है कि अगर आपने उस पर 161(205) का टैक्स दे दिया है तो फिर वो डिसलाउ नहीं होगा, ठीक है। तो अगर पे कर दिया उसने या आपने या किसी ने भी कर दिया है तो फिर वो डिसलाउ नहीं होगा। पेमेंट 161(262) में भी हो या अदरवाइज हो। क्लियर। कलेक्शन आफ्टर नेक्स्ट बेटा ये मॉडल 7 आप ये फाइनल है, मिनिमम है या आपका एडजस्टेबल है, ये हमें इसे देख रहे हैं। द टैक्स रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड अंडर दिस सेक्शन shall be minimum tax on the income of the importer arising from the import subject to subsection 1, and this subsection shall not apply in case of import of goods on which tax is required to be collected under this section by an industrial undertaking for its own use। तो बाकी के लिए मिनिमम है, और जो ओन यूज़ के लिए अगर आप इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में एज ए रॉ मटीरियल उसके लिए इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए फिर वो मिनिमम टैक्स नहीं है, फिर वो एडजस्टेबल है। समझ क्लियर हो गया। एक मिनिमम का एडजस्ट क्लियर हो गया, दूसरा आपका
इसके ओन यूज़ के लिए एज ए रॉ मटीरियल है तो आपका एडजस्टेबल हो गया। Not with the same any contained in subsection 1, the tax required to be collected under this section shall be minimum to the tax on income of every person arising from the import of the following goods। अब ये गुड्स जो हैं ये रॉ मटीरियल हो या फिनिश गुड्स हो, सब पे ही मिनिमम है। ओवर राइडिंग सेक्शन है, नॉन अब्सटेंट क्लास है कि इन पे होगा ही मिनिमम। एडिबल ऑयल होगा, पैकिंग होगा, पेपर एंड बोर्ड होगा, या पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड प्लास्टिक्स, अच्छा प्लास्टिक्स। Provided that the board with the approval of minister in charge may by notice the officer add any entry thereto, omit entry thereto or amend any entry thereto in this। अब इसमें ये जो एंट्री हैं जिन पे मिनिमम होगा तो इस पे रॉ मटीरियल हो या फिनिश गुड्स हो तो इसमें एडिशन भी हो सकती है, डिलीशन भी होती है, अमेंडमेंट भी हो सकती है। तो वो बोर्ड के पास है थ्रू विद द अप्रूवल ऑफ मिनिस्टर इन चार्ज। अब इसमें डेफिनेशंस हैं, तो डेफिनेशन में इन दिस सेक्शन कलेक्टर ऑफ कस्टम मीन्स पर्सन अपॉइंटेड एज ए कलेक्टर ऑफ अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट एंड इंक्लूड डिप्टी कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, ये वो ऑफिसर ऑफ, ठीक है, यही कलेक्टिंग है। वैल्यू ऑफ गुड्स मीन्स वैल्यू ऑफ गुड्स chargeable to tax on the retail under third schedule of the sale tax and retail price of such good increased by sale tax payable in respect of imported and taxable। In case of all other goods the value of goods determined custom act में सेक्शन उधर 25 है, उसमें डिफरेंट मेथड्स हैं, उनके मुताबिक होती है। इफ़ द गुड्स वर सब्जेक्ट टू ड्यूटी इंक्रीज बाय द कस्टम ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स इफ एनी, तो ये सारे ऐड करके होंगे। इसमें भी एक केस आया था कि टैक्स ऑन टैक्स हो सकता है कि नहीं, कि आपने सेल टैक्स दिया है तो सेल टैक्स पे ऊपर आपने फिर ये इनकम टैक्स देना है, वो होल्ड किया था उन्होंने कि भाई नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा ये तो फॉर द पर्पज़ ऑफ हो, जहाँ एडजस्टेबल है वहाँ हो सकता है, जहाँ फाइनल है वहाँ नहीं हो सकता। एडजस्टेबल में क्योंकि आप वो तो एक बेसिस है जस्ट एडवांस टैक्स की, तो इसलिए आपने एडजस्ट कर लेना है, तो हायर हो जो लोअर फर्क नहीं। लेकिन जहाँ कहीं वो आपका फाइनल डिस्चार्ज है तो फाइनल डिस्चार्ज टैक्स पे नहीं हो सकता, वो इनकम पे ही हो सकता है, तो सेल टैक्स इज नॉट इनकम, ठीक है, तो इसलिए वो उस पर टैक्स ऑन टैक्स नहीं। आगे जी बेटा ख़त्म, ठीक है जी। आगे सैलरी पे चलें या हो गया टाइम? इसको नेक्स्ट पे करना तो नेक्स्ट पे कर लेते हैं। इसको नेक्स्ट पे कर लेंगे जी। तो इसमें केसला है तो दिखाते हैं। एडवांस टैक्स कहते हैं अभी जिसका आपने जिक्र किया कि टैक्स ऑन टैक्स वाला, उसकी साइटेशन क्या है? टैक्स आपे लाभ लेना तो बताते हैं, अभी साइटेशन नहीं आने लगी जी बेटा हैं। इसको खोलें, ये जो ये 2010 PTD 1295 ये मीनिंग स्कोप ऑफ एडवांस टैक्स है कि एडवांस टैक्स है, जैसे मैंने कहा प्रोविजनल टैक्स है, नॉट ए लेवी ऑफ टैक्स है, ऑपरेट ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ टैक्स ईयर, ये सारा इसमें है, ठीक है। अगर रेलिवेंट पहले भी थे बेटा सुने, चलो बहरहाल इसको आप देख सकते हैं। ये scheme of advance and clearly shows that intention to secure the computer advance is collected from the during the substance of tax year, मतलब वो टैक्स ईयर के उसी करेंसी में ऑपरेट। पेमेंट ऑफ अनडिसाइडेड इज सो शेड्यूल्ड दैट लास्ट नॉट टू बी इतना प्रोसीड फाइलिंग। इसके बाद एडवांस टैक्स से मतलब और भी होगा अदर दैन ये वो, इसमें स्कीम सारी बताई होगी। डबल टैक्सेशन भी हो सकती है वगैरह वगैरह, ठीक है। इसमें आप इन 2-4 पैसे अगला दें, अलकरम में देख लें, ये भी है। और उसके बाद SNGPL भी है, इसमें भी थर्ड पार्टी ने पैसे दे दिए तो उनका यूज़ पे कलेक्ट नहीं होता। आगे चलें बेटा, ये पेप्सी वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें पेप्सी वाला खोले, 2023 वाला है पेप्सी है। अच्छा पेप्सी वाला एक और था वो आपने नहीं रखा, और वाह के हाँ इसमें एंड पे देख लें। इसमें इसका सेक्शन ये जो है ना, इसमें 162 ये रिप्रोड्यूस किया है, यहाँ स्कीम सारी है। से एडवांस है शैल बी टैक्स एज टैक्स ड्यू अंडर असेसमेंट वेयर एज अंडरलाइन सेक्शन डिस्क्लोज। आगे असेंस ऑफ एडवांस है दैट इज कलेक्टेड बिफोर द टर्मिनेशन ऑफ इनकम पासिंग एंड इट इज क्रेडिट अलाउड। अगेन
एडमिटेड, इसमें वही होगा कि करेक्टर इसका एडवांस टैक्स ये 161 को इसको आगे इंटरवेट किया होगा, ठीक है। एडवांस टैक्स सारे बिल शिल्स एंड पे आप देख ले कि बिल को ओवर रूल कर दिया था एमसीबी केस ने ना, तो इसलिए एंड पे आ जाए आखिरी ये वाला हम देख लेते हैं। पैरामीटर जो है ना ऊपर नीचे नीचे आखिरी पैरा में देखें ऊपर ये इसके क्रक्स जो उन्होंने दिया है किस तरह होना है। फॉर द इशुएंस ऑफ नोटिस देयर मस्ट एटलीस्ट इनिशियली बी सम रीजन और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विद फॉर हिम टू कंक्लूड देयर कुड हैव बीन ए फेलियर टू डिटेक्ट, पहला ये कंडीशन है। दूसरा, ऑल द टैक्स have to do for the purpose section 8 is to identify the payment whether singly or lump sum as a part of broader class or category. Tracking of event of is failure or to collect tax are directed. The Commissioner has to point out a payment to cost burden wholly and solely on the taxpayer. After issuing the first things ये important है, need being verified whether tax required to be collected for a person has been paid or not, कि उस बंदे ने जिसकी लाइबिलिटी थी उन्हें पे किया है कि नहीं। इफ़ द लाइबिलिटी सो फॉर द टैक्स इज फाउंड पेड डिस्चार्ज द कमिश्नर कैन प्रोसीड ओनली टू इम्पोज डिफॉल्ट चार्ज एंड पेनल्टी। रिकॉन्सिलिएशन कैन बी कॉल्ड विदाउट फर्स्ट इंश्योरिंग फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट्स। पहले स्टेटमेंट में फाइल करे, फिर फेलियर स्टेबल करे, फिर डिटेल उसकी हो, फिर वो चेक करे 161(1)(b) में उसने पेमेंट कर दी कि नहीं कर दी है डिफॉल्ट से, अदरवाइज फिर विद होल्डिंग। तो ये सारे एडवांस टैक्स के आप दे सकते हैं। मरम्मत वाला नहीं रखा आपने, चलो आगे चलो। 148 के कौन से, ये रमना पाई वाला किधर था? ये 148 रमना पाई वाला भी मुझे नजर आया था, वो टैक्स ऑन टैक्स वाला था। है ये रमना पाई वाला जो है ना, इसमें टैक्स ऑन टैक्स और एक सुप्रीम कोर्ट का था। नीचे आ जाए, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें कोई होगा ऊपर है इम्पोर्ट पे सेल टैक्स कैन नॉट बी डीम टू बी इनकम, ठीक है। Amount paid tax cannot be deemed to income of the sea and such cannot be subject to payment of income. Tax liability of the sea shall be worked out after deducted the sale tax. ठीक है, आगे सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें, तो ये टैक्स ऑन टैक्स है। चलो वापस चलें। अभी नेस्ले वाला एक केस है 148 में, ये नेस्ले वाला अभी लेटेस्ट आया कराची हाई कोर्ट का, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अथॉरिटी जो है, पावर जो है रेवर्ट होती हैं टू द कमिश्नर, वो उनका टाइम ऑफ एट द सेम टाइम मीन वो कलेक्शन कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। उसमें सेल टैक्स इनकम ये वो सारा कुछ, ये असेसमेंट एडजुडिकेशन जो है वो इसका है। पोस्ट क्लियरिंग के बाद वंस वो आउट ऑफ चार्ज हो जाए तो फिर सारी पावर रिवर्ट होती हैं टू द जहाँ सेल टैक्स इनकम टैक्स में हो। इसी तरह अतहाद केमिकल की सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है, जिसमें उन्होंने होल्ड किया कि लेवी एंड कलेक्शन इज सेपरेट इंडिपेंडेंट थिंग, इट ऑपरेट इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। अब लेवी जो चार्ज असेसमेंट है वो अलहदा फील्ड है, कलेक्शन अलहदा फील्ड है। तो जिसको पावर कलेक्शन की दी है वो कलेक्शन की पावर है, वो उसमें इंटरमिंगल नहीं कर सकता असेसमेंट के पास। तो असेसमेंट के पास जिसकी पावर है वो असेसमेंट कर सकता है, और कलेक्शन जिसके पास है उसके पास है। और फर्दर उसमें ये एक है, एक तो कलेक्शन की पावर कलेक्टर एजेंट के पास ये है एट द टाइम ऑफ जब और ड्यूटी कस्टम ड्यूटी शूटी कलेक्टर है। दूसरी पावर भी इसके पास हो सकती है वो जब उसको पावर कलेक्शन की दी जाए, जब हम असेसमेंट कर ले असेसिंग अथॉरिटी, तो जैसे बैंकों का अटैच करता है तो कलेक्टर कस्टम को भी कह सकता है कि मेरे ये अमाउंट कैलकुलेट कर ले। जैसे रेवेन्यू अथॉरिटी को जो है बोर्ड रेवेन्यू वाले हैं उनको भी कह सकते हैं कुर्की करके ले लें। तो उस तरह वो अपना जितने भी डिमांड्स हैं वो थ्रू, जैसे सेल टैक्स में 48 है, यहाँ 140 है, उसका नोटिस दे सकता है कि इन लोगों से जहाँ आप ड्यूटी करें मेरे भी कलेक्ट कर लें। एक पहले है, एक असेसमेंट के बाद है, दो पावर
वो कलेक्टर जो आपका एक तो ला पहली पावर तो एज ए कलेक्टिंग एजेंट है, दूसरी भी कलेक्टिंग एजेंट है वो ऑन द रिक्वेस्ट या इंस्ट्रक्शन ऑफ द कमिश्नर। असेसमेंट की पावर नहीं, डायरेक्टली ऑनली। हाँ जी बेटा, इसमें वो ये हाँ कलेक्ट ये सारा वो नेस्ले का वो सारा इसमें इंटरप्रेट किया है। इसमें ये भी कहा है कि कलेक्टर आज तक कभी ये नहीं हुआ कि डिफ़ॉल्ट हो गया कलेक्टर तो उस पर पेनल्टी लगाई हो या उससे पैसे लिए, वो नोटिस इशू कर देता है कि दो भाई मुझे, पर पहले उसको तो लगाएं एक दफ़ा हैं, और नहीं सरकार तो पहले लाओ भाई, क्योंकि विद होल्डिंग एजेंट डिफॉल्टर डायरेक्ट है, गलत है या सही उसका है, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी जो कमिश्नर है उसको चाहिए पहले उसके खिलाफ करे, उससे डिफॉल्टर चार्ज भी ले, जितना लॉस हुआ है पहले उससे तो ले ना, तो पहले पेनल्टियाँ उसको तो लगाएं, जितनी लाभ में पेनल्टियाँ भी लगाएं, 2 साल कैद दें ना, पता चले, फिर इधर टैक्स पेयर की तरफ आए। वो खुद ही शुरू कर देता है कि मैं डिफॉल्टर हूँ या नहीं हूँ और साथ ही टैक्स दो भाई, फिर ऑर्डर करके वो पेनल्टियाँ लगा देता है आगे करके। तो इसलिए इसमें उन्होंने कहा कि ये आज तक हुआ नहीं, ये करना चाहिए। ठीक है आगे जी बेटा, और देखिए ना कौन कौन से इसमें सेल टैक्स, इनकम टैक्स सारा कुछ उन्होंने। तो इसी तरह वो दूसरा कौन सी है लेटेस्ट, जब उसकी थी एक तो पेप्सी थी, एक लेटेस्ट दूरी थी, मैंने कहा था वो रखना। हाँ पेप्को नहीं, वो मरम्मत के क्या था रखी कि नहीं, एक मरम्मत की लेटेस्ट जजमेंट आई जिसमें वो वैसे तो पेप्सी की तरह की है, 161(1)(b जो है इंटरप्रेट की है, तो उसी में कि पहले उसने दिया है तो फिर आप नहीं दे सकते। और दिखा दें और को 169 की फाइनल डिस्चार्ज है तो उस पर और कोई टैक्स नहीं हो सकता। ये वाला रमना वाला वेलकम केमिकल है, एक नीचे और है, ये फाइनल डिस्चार्ज की है नीचे है बेटा। ये 2002 PTD 187 है, 2005 है, CMR है, DC वर्सी अब्दुल है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हुसैन कि 2 स्कीम है, एक नॉर्मल है, एक इंटरमिंगल नहीं हो सकती, दोनों सेपरेटली ऑपरेट करते हैं, तो फाइनल डिस्चार्ज दे दिया तो और टैक्स नहीं उससे दिखाया। थैंक यू वेरी मच। मैं इंतहाई मशकूर सर मंशा सुखेरा साहब का, आप सब पार्टिसिपेंट्स का। सेक्शन 147 और 148 को आज हमने डिटेल से तफसील से समझा। 147 को समझना तो इसलिए भी बहुत अहम है कि आजकल बेशुमार नोटिस 147 के आ रहे हैं, बल्कि 147 के रेफरेंस से जिस तरह सर ने सेक्शन 205 1B को इंटरप्रेट किया, उसके भी महकमा इस टाइम जितने पोटेंशियल केसेस है उसके अंदर डिफ़ॉल्ट से चार्ज के नोटिस दे रहा है। और 4C के रेफरेंस से जिनके पास स्टे अवेलेबल नहीं है या जिनके पास जिन्होंने पेमेंट्स नहीं की, वो भी उसके हवाले से इंतहाई अहम है। और बड़े केसेस के अंदर डिफ़ॉल्ट से चार्ज की रकम अच्छी खासी बड़ी एक रीज़नेबल अमाउंट्स जो है वो बन जाती हैं। तो इसलिए इस सारे सिनेरियो को सामने रखते हुए अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको प्रॉपर गाइड करें, उनको प्रॉपर उनके एडवांस टैक्सेस जो हैं वो उनसे अदा करवाएं और उनको इनकम टैक्स रिटर्न में अकॉर्डिंग टू लॉ अकॉर्डिंगली प्रॉपर वो एडजस्ट करें, उनके टैक्स क्रेडिट लें और एक बेहतर टैक्स प्रोफेशनल के तौर पे मुल्क कौम को सर्व करें। आज के लिए इतना ही जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।